से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं, कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। मुझे ही नहीं, मैं समझती हूँ कि पूरे देश को इस घटना का बेहद दुख हुआ है और इस दुख की घड़ी में राजस्थान रूपी पूरा परिवार हमारे शहीदों के पीछे, उनके परिजनों के साथ आज के दिन खड़ा हुआ है और हमारा देश कश्मीर सीमा पार के आतंकवाद को किसी भी स्तर के ऊपर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हम सबको कहना चाहते हैं। आतंक का कोई मजहब नहीं होता, कोई जाति नहीं होती। देश ऐसे नापाक हरकत करने वाले लोगों को पूरी तरह से जवाब देगी, पूरी तरह से सक्षम है वो जवाब देने के लिए। ये भी मैं आप लोगों को आज यहाँ कहना चाहूँगा। बहुत बड़ा आक्रमण है, एक हमला किया है और मुझे लगता है कि मुंह तोड़ जवाब हमको देना पड़ेगा। अब चर्चा का, वार्ता का और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स पे पाकिस्तान को घेरने की जो बात हम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वो कहीं ना कहीं नाकाफ़ी है और जिन लोगों ने शहादत दी है और अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, उन लोगों की और पूरे देश की साख आज हम लोगों को मजबूत करनी है और भारत सरकार को, और हम सब एक हैं, इसमें राजनीति का सवाल ही नहीं उठता। सरकार जो भी कदम उठाती है हम उसका समर्थन करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे आतंक के चक्र को विराम देना पड़ेगा। सरकार ने सारे घटनाक्रम को गंभीरता से लिया है और इस पर उचित कार्रवाई भी वो जिस प्रकार की निश्चित करेंगे देश हित के लिए ही होगी। मुल्क कोई भी हो, जब तक वो पाकिस्तान की मिट्टी से आते हैं उसकी जिम्मेवारी इस्लामाबाद की सरकार पर है। कि इस देश की सरकार को वक्त आ गया जब मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को। अब बातों से पार नहीं चलेगी। अब ये जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट सरकार देती है वो नहीं चाहते, लोग फैसला चाहते हैं, क्योंकि रात के अंधेरे में आकर जिस तरह से हमारे सैनिकों पर हमला किया गया वो पूरे देश के लिए चुनौती है। सरकार के लोग, बड़े बड़े नेता बार बार पॉलिटिकल बात करते हैं, 4 के बदले 40 सर लेकर आएंगे। अब 40 सर तो आप नहीं लाए, लेकिन वक्त आ गया जब इससे बड़ा हमला कभी नहीं हुआ। इतना बड़ा हमला यदि हुआ है तो उस हमले का जवाब हम सबको देना पड़ेगा और ये इस वक्त कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी ये डिमांड करती है कि ये मुद्दा राजनीतिक नहीं है, ये मुद्दा भारत का मुद्दा है, इस देश का मुद्दा है, इस देश के हर नागरिक का मुद्दा है। हमारे साथ में जयपुर से कॉलर हैं श्री चांद, वो कुछ कहना चाहते हैं। चांद साहब बोलिए। हाँ सर, ये बार बार आप बोल रहे हो, हर नेता बोल रहे हैं मुंह तोड़ जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये आप मुंह बंद कर रखे हैं। कुछ टीवी के ऊपर जितने ये पॉलिटिशियन आ रहे हैं, ये मुंह तोड़ दो, मुंह तो बंद रखे, लेकिन गर्दन तोड़ जवाब दीजिए। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात पहुंच गई है सबके पास में, इनसे जवाब पूछूंगा। ये खालिद साहब हैं बीकानेर से। हाँ खालिद साहब बोलिए। खालिद साहब मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप बोलिए। फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया खालिद साहब का। तो अर्चना जी, आपने लोगों की राय सुनी, लोग कह रहे हैं कि ये मुंह तोड़ क्या कह रहे हैं, ज़रा मुंह बंद करके कोई आर पार का जवाब दीजिए। बहरहाल हम इस पे चलेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि देखिए कश्मीर में कारगिल से लेकर के और पठानकोट के बाद में ये आज तक ये तीसरा मौका है कि हम हर बार मुंह तोड़ की बात करते हैं और वो उसी तरीके से आते हैं और हमारे साथ में कुछ न कुछ बेजा हरकत करके चले जाते हैं। क्या इसमें कुछ सुरक्षा की चूक हुई है? इसमें लोगों की कोई मदद उनको मिल रही है? क्या है, आप क्या कहेंगी? ठीक है जनी साहब, करगिल से पहले की एक स्थिति और भी आई थी 1971 की, जब भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने न सिर्फ राजनीतिक रूप से परिवर्तन कर दिया था इस विश्व के को, उसके भौगोलिक रूप से भी उसमें परिवर्तन हुआ था। उस समय की इच्छा शक्ति का अभाव मुझे अब देखने को मिलता है। जब करगिल युद्ध हुआ था तो हमने सेफ पैसेज देकर के बहुत बड़ा पाप किया था। यदि हम चाहते उस समय भी एनडीए की गवर्नमेंट थी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की इच्छा शक्ति और आज की सरकार की इच्छा शक्ति में और भी ज्यादा कमी दिखती है अगर तुलनात्मक रूप से देखिए। लेकिन करगिल के नहीं, जो आप कह रहे हैं, मैं कहना ही चाहता हूँ कि जो आपने श्रीमती इंदिरा गांधी के वक्त की बात की वो बहुत अलग दृश्य था। नहीं अलग नहीं था सैनी साहब, उसमें और आज में तो बहुत ज्यादा फर्क हुआ था। देखिए उस समय और आज में बहुत ज़्यादा फर्क है। हालांकि बहुत ज़्यादा अनुभवी लोग और इस क्षेत्र के एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं,
लेकिन जब हम 1971 की बात करते हैं, उस परिदृश्य में, आज के परिदृश्य में वैश्विक रूप से बहुत बड़ा परिवर्तन आया जी। और बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन भी एक दूसरे के साथ और बहुत ज़्यादा संबंधों की प्रगाढ़ता भी कई स्तरों पर देखने को मिलती है। उस समय के विश्व में और आज के विश्व में अंतर यह है कि दो पावर्स में बटा हुआ था उस समय, और जिस तरह से बटा हुआ था उसमें हमारा एफिलिएशन रशिया के साथ था, और आज तो रशिया बिल्कुल टूट चुका है, आज इतना मजबूत भी नहीं है। और उस समय अमेरिका जो हमारे साथ सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं रखता था, उस समय भी हमने इच्छा शक्ति दिखा करके जो कृत्य किया था, उससे हम ये नहीं कहते कि वैश्विक रूप से बहुत मजबूत हुए या हमने कोई ऐसा काम कर दिखाए जिससे कि हम ये कहें कि आज की परिस्थितियों में ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वो इच्छा शक्ति और आज की इच्छा शक्ति में अंतर होना चाहिए। आज उससे ज़्यादा संपन्न है, अगर आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या सैनिक क्षमता के आधार पर देखें तो उस समय का वो अमेरिका जो हमारे जो जिस प्रकार से हम बांग्लादेश के निर्माण के लिए काम कर रहे थे, उसे ध्वस्त करने के लिए एक नौसैनिक बेड़े को भी भेज रहा था, सब चीज़ों का भान करके और जिस तरह से अंजाम दिया था, उस इच्छा शक्ति को ये आज याद नहीं करना चाहते। और मुंह तोड़ जवाब देने की बात करने की जो बात कहते हैं, उसी को परिभाषित करने के लिए मैंने उदाहरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो उसकी परिभाषा को सुस्पष्ट करना होगा। सही कह रहे थे हमारे एक व्यूवर कि भाई मुंह तोड़ नहीं, गर्दन तोड़ जवाब दो, क्योंकि मुंह तो बंद करना पड़ेगा। अब मुंह बंद करने की जगह हम सिर्फ ये कहते हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, आपके रेटोरिक्स की अब आवश्यकता नहीं, वो चुनाव जीतने के लिए आपने इस्तेमाल किए थे। 56 इंच का सीना, जैसे समझते हैं वैसे जवाब देंगे, जैसे गुजरात में किया आज उसकी जरूरत नहीं, आज तो सीधा सीधा हमें, आप तो एक्शन चाहिए हमें। आज तो हमें सीधा सीधा आप देखिए सैनिकों के जितने हमारे एक्सपर्ट्स शहादत पे चर्चा करनी है। और करमवीर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपकी बात मैं समझ गया। करमवीर जी, जैसा ये बोल रही हैं और कहा इन्होंने कि जो उस वक्त की सिचुएशन थी 1971 की, बांग्लादेश का जब निर्माण हुआ था, वो सिचुएशन बहुत अलग थी, आज से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। निश्चित रूप से ख्याल तो आता है हिंदुस्तान के लोगों के दिमाग में कि हमें वैसा ही सबक सिखाना चाहिए। बलूचिस्तान की बात को लेकर कैसा बोलते हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? जी, दोनों की सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। जब 1971 का जो सिचुएशन हुआ था, उस समय बलूचिस्तान में भी इस तरह का अनरेस्ट था, लेकिन बलूचिस्तान ईस्ट पाकिस्तान कभी नहीं बन पाया। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने अपने कल्चर के लिए, 90% बांग्लादेश की पॉपुलेशन मुसलमान है, लेकिन सेकुलरिज्म के लिए लड़े थे। सो उनकी एक अलग इशू था। ऐसी सिचुएशन बलूचिस्तान में देखने को नहीं मिलती है। बलूचिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लोग हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आज के मुद्दे पे जब आते हैं, पाकिस्तान हमेशा एक आरोप लगाता रहा है कि भारत में जो गतिविधियाँ, क्योंकि पाकिस्तान भी आतंकवाद से पीड़ित है और ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, लेकिन उरी में जो हमला हुआ है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है, उसका एक उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है। क्योंकि कई दिनों से सर्विलेंस हो रहा था, पूरा इंटेलिजेंस उनके पास इनपुट था, उसके बाद ये अटैक हुआ है। मुझे लगता है ये बहुत ही वेल डिजाइंड और वेल प्लान्ड पाकिस्तान का एक पॉलिसी रही है, क्योंकि पठानकोट के बाद जिस तरह से उन्होंने दिखाया कि हम आतंकवाद के मुद्दे पर बहुत सीरियस है, सहयोग कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद बुरहान वानी का जब केस आया, पिछले 2 महीने से पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है इस मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की। आज ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क पहुंचे हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने के लिए। इससे पहले उन्होंने जो प्रेस रिलीज जारी की, उसमें साफ तौर पे कहा कि भारत के द्वारा अत्याचार किए जा रहे हैं। कुछ लोग आपकी बात सुनना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं। जरा दूसरा से समीम साहब है, उनका कोई सवाल है? हाँ समीम साहब बोलिए। मैं सर ये पूछना चाह रहा हूँ, आज ये बड़े बड़े जो डिबेट कर रहे हैं 3 रोज से टीवी चैनलों पे, ठीक है, इनको एकजुट होकर सभी पार्टियों को क्यों नहीं इस मुझसे मुकाबला करना चाहिए इनको? नहीं, आपकी बात तो सबने मान ली, अब एकजुट हैं सारे के सारे, इसमें कोई शक नहीं। समीम साहब आपकी बात, बड़े बड़े राजनेता डिबेट कर रहे हैं 3 रोज से। नहीं वो तो प्रजातंत्र में डिबेट तो होगी वो तो होगा लेकिन आपकी बात मान ली इन्होंने और सब वैसा ही कर रहे हैं। दूसरे कॉलर श्री एलसी जैन साहब बोलिए, जयपुर से। जैन साहब बोलिए। डिस्कनेक्ट हो गए साहब। प्रोफेसर करोड़ी सिंह जी आपके पास में आना चाहते हैं। सुरक्षा की चूक वाला सिलसिला जब मैंने उठाया तो उसके बाद में करमवीर बोल रहे थे कि ये वेल प्लान अटैक था, इसमें बाकायदा सब ऑर्गेनाइज तरीके से है, जबकि एक तरफ वो चर्चा की बात करते हैं, दूसरी ओर इस तरीके से अटैक करते हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? आतंकवाद का ये जो दूसरा स्वरूप है जो स्पष्ट कर रहा है पाकिस्तान को, क्या वो क्या है? तो उस पर क्या पूरी दुनिया में एक उसका जो एक शक्ल बननी चाहिए वो बन गई या अभी भी कोई कमी है? नहीं, अभी बिल्कुल नहीं बनी है। देखिए ओम जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो दर्शक हैं उनकी भावनाएं और देशभक्ति का आदर करते हुए मैं ये बताना चाहूँगा एक्शन क्या लिया जाए,
क्योंकि ये कहना आसान है कि हम गर्दन तोड़ दें, कैसे तोड़ेंगे, क्या साधन होगा, कौन सी मोडस ऑपरेंडी होगी, उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। फुल स्केल वार पॉसिबल नहीं है। और पाकिस्तान ने अब की बार जिस तरह से वेल प्लान तरीके से किया है, वो तो हमारी टेरिटरी में घुसे हैं। हमारे यहाँ जो 778 किलोमीटर लंबी LOC है, उसको विजिल उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। वो तो हमें करना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ हमें कई फ्रंट्स पे एक साथ लड़ना पड़ेगा। और आज की स्थिति में मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पाकिस्तान जिस तरह से कश्मीर को ले जाना चाहता था, कश्मीर वहाँ तक पहुँच रहा है। तो इसमें डिप्लोमेटिकली मुझे नहीं लगता कि हमारी बहुत बड़ी जीत हुई है। लेकिन आज जो स्थिति बिगड़ रही है, ये मुझे लगता है आने वाले दिनों में और बिगड़ने की संभावना है, क्योंकि भारत मुक्ति को असाइलम देगा। और वहाँ बलूच ने ये कहा है कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल में जाएंगे, कोर्ट ऑफ क्रिमिनल में पाकिस्तान के अगेंस्ट में और पाकिस्तानी अधिकारियों के अगेंस्ट में, और चाइना के अगेंस्ट में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे। तो चाइना हमारे से नाराज होगा। और चाइना निश्चित रूप से अगर मुक्ति वहाँ जाते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चीन के अगेंस्ट में, तो चीन हमारा साथ नहीं देगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हर देश ये कहेगा कि हम आतंकवाद के अगेंस्ट में हैं, हम आतंकवाद का सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन ये जेनेरिक टर्म है, स्पेसिफिकली कोई इसके समर्थन में नहीं आएगा। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे स्पेसिफिकली समर्थन में नहीं आएगा, और अमेरिका ने यहाँ तक कह दिया कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का इंटीग्रल पार्ट है, ह्यूमन राइट्स का इश्यू है, उसको अलग से डील किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या एक्शन ले सकते हैं? क्या फुल स्केल वार का है? वो पॉसिबल नहीं है, और न भारत के लिए अच्छा है न पाकिस्तान के लिए अच्छा है। तो हम क्या करें? सर्जिकल ऑपरेशन है, वो लिमिटेड ऑपरेशन है, वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? ये सवाल अब मदन जी से पूछते हैं कि अब हम क्या करें, बताइए आप। जिस तरीके से दुनिया पूछ रही है और ये एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, जैसे कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हम इसमें राजनीति नहीं करते, लेकिन वो राजनीतिक स्टेटमेंट देते जा रहे हैं। पहले तो उनको अपने आप को संभालना चाहिए कि देश एक है, देश के साथ में एकजुट रही है। जो वर्तमान सरकार है, उस सरकार जो भी फैसला करती है उसके साथ में वो जुड़ें। दूसरी बात मैं और बताना चाहूँगा कि जैसे आपने सवाल किया कि अब करना क्या चाहिए, सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने के जो केंद्र है, उनको ध्वस्त करने की कार्रवाई की जानी चाहिए। तो इसके बदले में जो कुछ भी परिस्थितियां बनेगी, जो वार कुछ हो जाएगा, बनेगी, वार नहीं होने वाला है। पाकिस्तान आंतरिक अंतर्द्वंद से ग्रसित है। वहां पर पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान 3 टुकड़ों में पाकिस्तान बंटने की स्थिति में है। परमाणु कुछ नहीं है, कोई इसका उपयोग नहीं हथियार बता रहे हैं, ये बात धमकी दे रहे हैं। धमकी तो देगा। देखिए, बिना धमकी दिए तो चुपचाप तो नहीं हो सकता कि हम शांति से बैठे रहेंगे। ये तो कोई कहने वाला है नहीं कि हमको मारेंगे तो भी हम हाथ जोड़ करके बैठे रहेंगे, ये तो कोई कहने वाला नहीं है। निश्चित रूप से कहेगा, गुर्राएगा, टाडू कहेगा, कुछ भी करेगा, वो करेगा, लेकिन उसके करने से कुछ भी नहीं होता। उसके पास में कोई सामर्थ्य नहीं है। आज बंटा हुआ है पाकिस्तान, उनके अंदर हिम्मत नहीं है। केवल वो इसी प्रकार से धमका करके और अपनी उल्लू सीधा करना चाहता है। वो आतंकवाद पनपाना बंद कर दे, हिम्मत तो नहीं है, लेकिन षड्यंत्र तो है। जिस तरीके से षड्यंत्र का मुकाबला करने की स्थिति आज भारत कमजोर नहीं है। आज जब भारत वियतनाम को ब्रह्मोस्त्र देने की और स्थिति में आ गया है, तो चीन को भी घेरने की स्थिति में जर्मनी और जापान और वियतनाम को वहां पर इस प्रकार का संरक्षण देकर के वहां भी मजबूत स्थिति बना ली है दुनिया के अंदर। अभी जैसे जो वातावरण बना, अभी अर्चना जी कह रहे थे कि वहां सडन विजिट कर ली। अरे विजिट क्या, दुनिया को ये दिखाना चाहिए, ये जरूरी है। हम शांति चाहते हैं, हम प्रेम चाहते हैं, लेकिन ये बदमाश है, ये मानता नहीं है, इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। तो ये पहले एक बार तो ऐसा एटमॉस्फेयर बनाओ। मदन जी, इस जोश को बाद में इस्तेमाल कीजिएगा। आपको जो करना है एक छोटे से अंतराल के बाद में हम चर्चा करेंगे। अर्चना जी आपके पास में भी आएंगे और मदन जी से बात करेंगे। एक छोटा सा अंतराल। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भारतीय सेना को खुली छूट देनी चाहिए, जिससे कि वो हो रहे आतंकी हमले को रोक सके और उनको मुंह तोड़ जवाब दे सके। पाक के खिलाफ कार्रवाई चाहिए, आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई चाहिए। होना तो ये चाहिए, इन आतंकवादियों को उनके बिलों में घुस कर एक को चुन चुन के मारना चाहिए था। मोदी जी का वादा भी यही था, एक की जगह 100 कर लाएंगे, अभी तो हमारे जा रहे हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो